नमस्कार सभी को। डिक्टम वाद विवाद समिति के तर्कशाला के चतुर्थ सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबके साथ जुड़ी हैं सुश्री चित्रांशी दी। चित्रांशी दी ने अपना स्नातक लेडी श्री राम कॉलेज से किया है तथा अपना परस्नातक मिरांडा हाउस महाविद्यालय तथा वर्तमान में दी रिसर्च स्कॉलर एयू वाई फेलोशिप नीति निर्माण के अंतर्गत कार्यरत है। दी का हम सबके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। दी आज हम सबके साथ जुड़कर हमें विषय के तार्किक विवेचना तथा विषय के विभिन्न आयामों को सीखने का मौका देंगे। दी आज हम लोगों के साथ दो विषय संदर्भ नई स्त्री भाषा जो पितृसत्तात्मक नियंत्रण से मुक्त होगा और पुरुष केंद्रित सेमी ऑटो एवं सिलोबिक भाषा के समानांतर गढ़ी जाएगी। विषय नारीवादियों का यह सदन नई स्त्री भाषा का समर्थन करेगा तथा द्वितीय विषय मनोवैज्ञानिकों का यह सदन मानता है कि अच्छे और बुरे व्यक्ति में बस एक दिन का अंतर होता है के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी और हमें सिखाएंगी कि कैसे हम किसी भी तर्क वितर्क की प्रतियोगिता में हम आर्गुमेंटेशन तथा कैसे अच्छा से अच्छा प्रतिभाग कर सकते हैं। तर्कशाला का उद्देश्य हमें जो मुख्य उद्देश्य है वह है आगामी शिवाजी भोसले संसदीय वाद प्रतियोगिता के 11वें संस्करण में शुरू होने जा रहे नव प्रविष्ट प्रतियोगिता अर्थात नवागंतुक के एक नए आयाम नोआइस को शुरू करना तथा ऐसे लोगों को जोड़ना जो हिंदी संसदीय वाद प्रतियोगिता से कभी जुड़े नहीं है और हिंदी संसदीय वाद प्रतियोगिता को बहुआयामी बनाना। इस संदर्भों के माध्यम से हम दीदी से समझेंगे कि कैसे मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के साथ ही साथ हम मनोविज्ञान को कैसे सामान्य जीवन में जोड़ सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से स्त्री तथा फेमिनिज्म के विभिन्न आयामों को भी समझने का प्रयास करेंगे। दीदी हमें अपने अनुभवों से तथा दीदी ने जैसे कि हम जानते हैं कि चित्रांशी दी ने अपने समय में वाद विवाद के विभिन्न प्रकार की प्रणालियों में विजेता का स्थान हासिल किया है तथा विभिन्न प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उत्तीर्ण आई हैं तथा दीदी ने बहुत जगह अधिनायक का भी भूमिका को अदा किया है। तो दीदी के इतने दिनों के मार्गदर्शन से इतने दिनों के सीख से हम मार्गदर्शन लेंगे तथा हम सीखेंगे कि कैसे हम तार्किक रूप से एक अच्छा डिबेट कर सकते हैं। दीदी आपका हम सबके साथ इस समय जुड़ने के लिए और अपने व्यस्ततम समय से अपना समय निकालने के लिए और हम सबको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिक्टम परिवार तथा डिक्टम तर्क समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। बहुत बहुत के लिए डिक्टम का भी बहुत बहुत आभार। मैं बस ये कंफर्म करना चाहती हूँ स्पष्ट आ रही है क्योंकि मैं अपने गांव में हूँ और यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो बस एक बार आप ये कंफर्मेशन दे दें कि मैं ऑडिबल हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं ताकि जी हम इस जी सत्र को आगे बढ़ाएं। आप ऑडिबल हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखिए वाद विवाद मतलब मैं समझ रही हूँ कि ये सत्र मुख्यतः इसलिए रखा गया है ताकि वाद विवाद से संबंधित जो बारीकियां हैं जब हम शुरू कर रहे थे तो अगर ये सत्र हमारे समय में हुआ होता तो हमारे लिए बहुत बहुत राहत की बात होती, बहुत बड़ा एक सीखने का जरिया होता ये, क्योंकि जिस प्रणाली के साथ हम स्कूल में सीख कर आते हैं वाद विवाद, वो प्रणाली विश्वविद्यालय स्तर पर एकदम अलग हो जाती है और हम उलझाव की ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ऐसा वाद विवाद कैसे हो सकता है जिसमें आपको सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय मिले, सिर्फ 10 मिनट का समय मिले। आपका दिमाग कैसे काम करेगा, आप विषय को मतलब हम लोग को स्कूल में जब वाद विवाद के लिए विषय मिलता था तो वो हफ्ते भर 10 दिन पहले स्पीच प्रिपेयर करते थे, उसको हम बोल जो विश्वविद्यालय में दी हुई ये जो परंपरा है वाद विवाद को इस तरीके से सीखी, वो मेरे ख्याल से बहुत नई थी मेरे लिए जब मैं 2013 के आसपास मैं विश्वविद्यालय का हिस्सा बनी। उस प्रणाली में आने का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, मैं ये कहूंगी।
पर डिक्टम की इस पहल से मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं, बहुत सारे जो नवागंतुक हैं, उनके लिए बहुत बहुत जल्दी डाल जल्दी डाल रहे हैं। हाँ, अगला पटना आई एम सॉरी, शायद अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी दी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि चूंकि समय कम है और नेटवर्क की भी बहुत दिक्कत है यहाँ, मेरा ख्याल है कि पहला जो स्टेप होता है, पहला जो तरीका है किसी भी वाद विवाद को अप्रोच करने का या वाद विवाद को शुरू करने का, वो यह होता है कि हम विषय के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। 5 मिनट में से अगर हमने 1 मिनट का समय विषय के साथ बिताया, तो हम दिमाग में उस खाके को बनाने में सक्षम होते हैं। अगर हम विषय को समझ ही नहीं पाते, तो हम ये खोलनी कैसे है, या डिबेट के कौन कौन से आयाम हैं जिन पर हम बात करनी चाहिए। दी, क्योंकि आवाज थोड़ी आज, बीच बीच में कट रही है। तो अगर शायद आप कैमरा अगर ऑफ कर लें तो शायद अच्छा आवाज क्लियर आ पाए। ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है क्या आवाज? जी दी, अब आ रही है। ठीक है ठीक है, थैंक यू अविनाश। तो सबसे पहले मैं विषय से ही शुरू करती हूँ कि यहाँ बारे में हमें ऐसी बात करनी है, नारीवाद से संबंधित विषय आए आपके पास, उसको कैसे डील करना है। दूसरी बात, हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात करनी है, या साइको मनोविज्ञान के स्तर पर किसी विषय को कैसे डील करना है। और मेरे ख्याल से जो दोनों विषय हैं वो अपने आप में बहुत परिपूर्ण है इन दोनों आयामों को समझने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि करना चाहूंगी, क्योंकि ये साइकोलॉजी का विषय है, मनोविज्ञान का विषय है। और इस विषय और ऐसे विषय जब फ्रेशर्स के सामने आते हैं, तब हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हमें ऐसे विषय का करना क्या है। कि मनोवैज्ञानिकों का यह सदन यह मानता है कि अच्छे और बुरे व्यक्ति में बस एक दिन का फर्क है। साल पहले मुड़ के देखती हूँ, तो मेरे लिए ये क्लीन स्लेट जैसा विषय है। मुझे इसका और चोर कुछ भी नहीं पता, और मुझे सच में अगर पहली बार ऐसा विषय मेरे सामने आता, तो मुझे ना समझ में आता कि कैसे डील करते, डिबेट को खोलना कैसे, पूरे विषय में करना होगा। और जो को पकड़ी डिबेट को कैसे, मनोवैज्ञानिकों का यह सदन मानता है कि अच्छे और बुरे व्यक्ति में बस एक दिन का फर्क है। सबसे पहली बात, कि सदन किसका है? मनोवैज्ञानिकों का यह सदन। दूसरी बात, कि अच्छे और बुरे व्यक्ति, आप अच्छे और बुरे व्यक्ति को पॉइंट आउट करेंगे। और तीसरी बात, बस एक दिन को पॉइंट आउट। तो आपके से आपको चार हैं जिन आपकी डिबेट हो सकती है। अब अब ये जो हमने आयाम चुने हैं, से इसके साथ हमें क्या बात है? पहली चीज, कि हम इस पूरे विषय से में जो ये चुने गए शब्द हैं, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे कि क्या, कि पूरे व्यक्ति कौन से होते हैं, बस एक दिन से क्या तात्पर्य है। तो आपका दिमाग एक डायरेक्शन पकड़ेगा, आपका आएगा, और आप उस तरफ सोचने की कोशिश करने लगेंगे। ऐसा विषय, तो हमें, चूंकि विषय तो सीधे सीधे बुरे, अच्छे और बुरे व्यक्ति में, लेकिन जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि वो एक दिन कौन सा है, हम अच्छे और बुरे से क्या समझ रहे हैं, अच्छे और बुरे की जो परिभाषा है, वो समाज से डिराइव हो रही है या उस व्यक्ति के खुद के चरित्र से डिराइव हो रही है। अब जैसे जैसे आप सवाल पूछना शुरू करेंगे कि अच्छा या बुरा व्यक्ति कौन है, तो आपका दिमाग आपको जवाब देने लगेगा कि अच्छा, अच्छा और बुरा व्यक्ति तो रिलेटिव भी हो सकता है।
ये परिस्थिति जन्य भी एक अवधारणा हो सकती है कि किसी के लिए कोई व्यक्ति अच्छा है और किसी के लिए कोई व्यक्ति खराब है। और उसके अलावा दिन की जब हम बात करते हैं कि बस एक दिन का फर्क है, बस एक क्षण का फर्क है, बस एक घटना का फर्क है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पूरा जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें एक घटना कितनी निर्णायक है, कितनी अधिक निर्णायक है कि उससे किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने की परिभाषा ही बदल जा रही है। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिला कि अच्छा, मुझे इन कुछ चीजों पर डिबेट कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको वहां से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना सिखा रही हूँ जहाँ पे क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई डिस्टरबेंस? हाँ जी दी, आपकी हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, शायद एक बार। लविशा, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो मैं आपको वहां से ये डिबेट कंस्ट्रक्ट करने की के बारे में सिखाना चाहती हूँ जहाँ से आपको इस विषय के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या आप एकदम क्लीन स्लेट है, आपको ऐसे विषयों को बरतना ही नहीं आता। तो चूंकि इस पूरे विमर्श का, इस पूरे सेशन का ही मेरे ख्याल से यही उद्देश्य है कि हम ऐसे विषयों के साथ बर्ताव कैसे करें, ऐसे विषयों को किसके साथ समझ कैसे बनाए, या जब हमें ऐसा लगे ही ना कि इस विषय और हमारे बीच कोई तालमेल है, उस परिस्थिति में हम ऐसा क्या करें कि हमें किसी विषय का कोई ओर छोर समझ में आए। तो अब चूंकि हमने ये समझने की कोशिश की कि ये 3-4 शब्द हैं और इनके बेसिस पे हम एक डिबेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें से सबसे जरूरी जो शब्द है वो डे का है, यानी वो दिन। सबसे अच्छे और बुरे व्यक्ति में बस एक दिन का फर्क है। इट टेक्स अ डे फॉर अ मैन टू बी गुड और बैड। तो वो एक दिन ऐसा कौन सा है, अगर हमने इस दिन को परिभाषित करना चुन लिया अच्छे से, तो मेरा ख्याल है कि डिबेट एक दिशा पकड़ेगी। अब वो दिन कौन सा हो सकता है? वो दिन किसी अर्जेंसी का भी दिन हो सकता है, यानी बहुत इमरजेंसी है, बहुत आपातकालीन परिस्थिति है, जब किसी व्यक्ति को एक निर्णय लेकर कुछ साबित करना है या कुछ नहीं भी साबित करना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप सब लोगों ने शायद हाइंज डिलेमा के बारे में सुना होगा, जिसमें कि एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होती है और वो एक केमिस्ट के पास जाता है, जो केमिस्ट उस दवाई के दाम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देता है कि नहीं, ये दवा मेरी अपनी बनाई हुई है और इस बीमारी के लिए चूंकि आपको ये इस दवा की आवश्यकता है, तो मैं ये दवा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचूंगा, मैं आपको नहीं बेचूंगा, और आपको बेचूंगा तो 10 गुना 15 गुना दाम पे बेचूंगा। तो अंततः हाइंज क्या करता है, वो जाकर के उस दवा की चोरी कर लेता है। तो अब हाइंज डिलेमा लॉरेंस कोलबर्ग नाम के एक फिलोसोफर रहे हैं, उनका ये दिया हुआ आइडिया है, जो कि ये बताता है कि किसी अर्जेंसी के समय कितना इंपॉर्टेंट है, वो दिन कितना इंपॉर्टेंट है जब कोई घटना घट रही है, और उस एक दिन से किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने की सारी परिभाषाएं बदल जा रही हैं। तो जो कोलबर्ग है वो हाइंज डिलेमा को इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मोरालिटी को डेवलप करने में, उसके एथिक्स को डेवलप करने में कैसे ऐसा कोई एक दिन निर्णायक भूमिका निभा जाता है। तो अब उस अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन में अब आप ये सोचिए कि अगर हाइंज ने चोरी कर ली और अगर वो पकड़ा गया, तो शायद वो एक अच्छा सिटीजन नहीं माना जाएगा। लॉ के आधार पे, विधि के आधार पे, कानून के हिसाब से वो एक अच्छा सिटीजन, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, वो एक चोर हो गया। लेकिन अगर एथिकल पर्सनल रिलेशनशिप में अगर वो नहीं पकड़ा गया, तो शायद उससे अच्छा कोई पति नहीं है। तो यहाँ से आपकी डिबेट, अगर आपने उस, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हम इस पर बाद में बात करेंगे कि पक्ष क्या बोल सकता है, विपक्ष क्या बोल सकता है, हम अभी कंटेंट पे बात कर रहे हैं कि हम कैसे किस किस लेवल पे किसी एक डिबेट को जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहला कंटेक्स्ट हमने उस एक दिन के फर्क को डिफाइन करने के लिए हमने उस दिन की परिस्थितियों को चुनने की कोशिश की है कि उस एक दिन में ऐसा क्या होगा कि कोई व्यक्ति हीरो हो जाएगा और कोई व्यक्ति कल्प्रेट हो जाएगा, कोई व्यक्ति डीमन हो जाएगा, कोई व्यक्ति विक्टिम हो जाएगा। तो उस एक दिन में कुछ ऐसा अतिरेक होगा, कुछ ऐसी अति अति से संबंधित एक्सट्रीमिटीज होंगी उस एक दिन में, जिसके कारण समाज
या लोग या न्याय व्यवस्था या वो व्यक्ति खुद खुद को इस तरीके से ऑब्जर्व करेगा कि वो या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत बुरा हो जाएगा। तो पहला एस्पेक्ट क्या हुआ, हमने किस चीज को एनालाइज किया, उस एक दिन की क्या अर्जेंसी है, उस एक दिन में ऐसी कौन सी घटना घट रही है जिसके कारण ये हुआ। तो हाइंस के डिलेमा से हमने क्या समझा कि हाइंस का चुरा लेना उस दवाई को ये डिफाइन कर गया कि वो एक अच्छा सिटीजन, अगर वो पकड़ा जाता तो हो जाता कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, और अगर नहीं पकड़ा गया तो हाइंस एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसने अपने डिलेमा में अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को चुना, उसने एक व्यक्ति की जान बचाने को चुना। ह्यूमनिस्टिक स्टैंडर्ड्स पे देखेंगे तो उससे बेहतरीन इंसान आपको उस समय में नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब जैसे पक्ष अगर इस विषय में आएगा तो वो क्या बोलेगा कि हाँ, अच्छे और बुरे व्यक्ति में एक दिन का फर्क तो है। कैसे, जैसे आप अंगुलीमाल डाकू के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे उसने बुद्ध के साथ उसका जब एनकाउंटर हुआ, जब वो बुद्ध से मिला तो उसका मन बदल गया, मन परिवर्तित हो गया, और उसने अब बताओ। उसका किसी का माइक ऑन है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। उनका कर रखा था मैंने। थैंक यू। तो अब हम हाँ, मैं बात कर रही थी कि अगर हम ऐसा मान लें, पक्ष में मान लें कि हाँ एक ही दिन का फर्क है और एक दिन इतना निर्णायक हो सकता है, और जाहिर सी बात है हमारे ओरल ट्रेडिशंस में, हमारे रिटन ट्रेडिशन में, लिटरेरी सोर्सेज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें मिल जाएंगी। जैसे वाल्मीकि के विषय में अगर आप जाइए तो आपको ऐसी घटना मिल जाएगी, क्रॉंच पक्षी को देख के उनका हृदय वैसा हो गया, और अंगुलीमल की भी घटना मिल जाएगी कि बुद्ध से उनका जब साक्षात्कार हुआ, जब वो मिले तो उनका मन बदल गया। एक दुर्दांत खूंखार डाकू जो कि लोगों को मार कर उनकी उंगलियां गले में पहना करता था, वो कैसे एकदम से बदल गया। अब ये बहुत करेक्ट एप्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं देने के लिए कि हाँ, हमारे इतिहास में, हमारे लिखे हुए साक्ष्यों में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो कि ये साबित करते हैं कि हाँ, व्यक्ति एक दिन में बदल सकता है। लेकिन विपक्ष को अब क्योंकि ये उदाहरण तो एस्टैब्लिश्ड है, सबने स्कूल में ये कहानी पढ़ी है कि ऐसा हुआ है, एक डाकू हुआ है जिसका मन बदला है, और इस कहानी का उपयोग होता रहा है हमारी मॉरल एजुकेशन की किताबों में, हमारी नैतिक शिक्षा को और परिमार्जित करने के लिए ऐसे उदाहरणों का प्रयोग हम करते रहे हैं। पर यहाँ पर अगर विपक्ष को ये साबित करना हो कि अच्छे और बुरे व्यक्ति में एक दिन का फर्क नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, और अंगुलीमल डाकू का उदाहरण क्यों फिट नहीं बैठता, क्यों करेक्ट नहीं है, तो वो इस चीज पे आके बोल सकता है कि क्योंकि बुद्ध, यहाँ पे जो कथा है वो बुद्ध के महात्म्य को जाहिर करने के बारे में है कि बुद्ध का ऑरा कितना स्ट्रांग था कि एक डाकू पिघल गया। तो जाहिर सी बात है कि ये जानबूझ के की गई कोशिश है बुद्ध की महानता को दिखाने की, जहाँ पे एक डाकू तुरंत बदल गया। दूसरा काउंटर ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई डाकू है, वो अपने कृत्य के प्रति बहुत आश्वस्त कभी नहीं रहा, बहुत कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहा, और उससे एक दिन ये रियलाइज हुआ कि उसे एक दिन एकदम से शायद उसको बुद्ध जैसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत थी, और उन्होंने उस बुद्ध ने उसे उसके सवालों के सही जवाब दिए और उससे उसका मन परिवर्तित हो गया। लेकिन अंगुलीमल सिर्फ बुद्ध से मिलने वाले दिन ही ऐसा परिवर्तन करना नहीं चाहता था। हो सकता है उससे सालों पहले से जितनी बार वो व्यक्तियों को मारता आया, उतनी बार उसके मन में ग्लानि हुई हो, और उतनी बार उसने खुद को परिवर्तन, मतलब खुद के इस मन को बदलने की कोशिश की हो, लेकिन वो फेल होता गया। ऐसा नहीं था कि उसमें बदलने की इच्छा नहीं थी, वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत था जो कि एक दिन आके तब पूरी हो जाती है जब उसका साक्षात्कार बुद्ध के साथ हो जाता है। तो ऐसे उदाहरण जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, अगर आपने वाद विवाद की उस चीज को पकड़ लिया कि एक बोल रहा है कि एक ही दिन निर्णायक है, तो विपक्ष के पास जो जगह बनानी है विपक्ष को वाद विवाद की, वो इस चीज के लिए बनानी है कि जो परिवर्तन है, जो अच्छे और बुरे के बीच का फर्क है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, वो एक रिलेटिव मैटर है। वो एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, वो एक क्षण में होने वाली घटना नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो चलती चली आ रही है, और किसी एक एक्शन से वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और खंडित भी नहीं हो जाती।
तो विपक्ष का काम यहाँ पर ये है कि वो इस परिवर्तन को या इस अच्छे और बुरे के फर्क को इस तरीके से स्टैब्लिश करे कि ये कॉन्क्रीट समझ ही नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह अच्छा है और कोई व्यक्ति पूरी तरह खराब है। जैसे कि शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता। ये समाज का विरोध, समाज किस तरीके से विरूपण करता है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का, उसके बेसिस पे हमारा कंसाइंस कोई निर्णय लेता है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष का यहाँ पर मुख्य आर्ग्यूमेंट ये होगा कि ये प्रक्रिया है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, और पक्ष का ये आर्ग्यूमेंट होगा कि हाँ, ऐसे उदाहरण हमारे पूरे इतिहास में, समाज में रहे हैं कि एक ही व्यक्ति अगले ही दिन डीमन हो जाता है। स्पेशली पक्ष के पास आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, सोशल मीडिया के दौर में देखें, तो गुमनाम लोग एकदम से हीरो बन जाते हैं। एक ऐसा वीडियो आएगा 30 सेकंड का और हमें लगेगा कि इससे बेहतर इंसान तो हो ही नहीं सकता, और शायद उसी इंसान का अगले 10 दिन बाद 30 सेकंड का कोई वीडियो आ जाए, हम उसी व्यक्ति को डिमोनाइज कर देंगे, और शायद 10 दिन पहले हमने उस सेम व्यक्ति को विक्टिमाइज किया हो। तो बदल रहे, जब हमारे सामने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डिसीजन मेकिंग भी हमारे लिए मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है। अब जैसे फॉर दैट मैटर हम इन गांधी की बात करें या हिटलर की बात करें, गांधी 1915 चंपारण तक गांधी उतने बड़े हीरो नहीं थे, लेकिन 1916 में सडनली वो हीरो बन जाते हैं। सडनली वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ऐसा चेहरा बन जाते हैं जो कि लोक का चेहरा हो गया, जो कि मास मूवमेंट के लीडर हो जाते हैं, और उसके बाद से गांधी की ख्याति बढ़ती गई। ओवर द इयर्स हमने ऐसा साहित्य भी देखा कि इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन के लिए हम गांधी को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो अ पर्सन इज गुड और बैड इज नॉट रियली डिफाइंड बाय वो एक इवेंट, लेकिन उस समय में वो एक इवेंट डिफाइन कर रहा है। वो व्यक्ति अपना हीरोइज्म जी चुका 1916 में, 1916 से लेके 1940 तक, 42 तक उस व्यक्ति ने अपना वो चरम उत्कर्ष वो उन्होंने वो जी लिया अपना। उसके बाद जब विवेचनाएं हुई तो हमें ये समझ में आया कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक घटना से कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। स्पेशली जब हम मनोविज्ञान के स्तर पे देखते हैं तो जो कोई भी इंसान है उसके सोचने का तरीका एक ही कैसे हो सकता है एक घटना के बारे में। वो एक इंसान से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमेशा सही निर्णय लेगा या गलत ही निर्णय लेगा। तो जो पक्ष है इस उसका, उसे ग्रे का जो एरिया है वो हटाना है कि नहीं, आपको इस चीज पे टिके रहना है कि नहीं, व्यक्ति का निर्धारण वो अच्छा है या बुरा एक ही घटना से होगा। और वो सही भी है कि अगर मान लीजिए हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स लगाए, तो हिटलर के द्वारा किया गया जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन मैटर ही नहीं करता। वो अमानवीय कृत्य जो हिटलर ने किया वही उसकी पहचान है, और वहीं पे सारी डिबेट आके खत्म हो जाएगी उनके लिए। लेकिन विपक्ष यहाँ पे ये बोलेगा कि पक्ष का ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखना रियल नहीं है, वो तो मतलब कि हाँ, सॉरी मैं कहाँ थी, हाँ, तो विपक्ष को ऐसा करना है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट का एरिया है नहीं, ये ग्रे एरिया है। तो विपक्ष को फोकस करना है कि कुछ भी काले और सफेद में, सही और गलत में नहीं देखा जा सकता। जब आप कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है इसकी परिभाषा पे जाते हैं, तो ये परिभाषा होती है, और लेकिन वो जो मॉरली करेक्ट है, जो एथिकली करेक्ट है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना गलत है, किसी के साथ अन्याय कर, पब्लिश्ड स्टैंड उन पे बात करेगा और उस पे बेस्ड उदाहरण लेकर आएगा। अब देखा कि मुझे तो पसरे नहीं जब हम मानसी आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम बात कर मतलब अगर हम पक्ष और विपक्ष में इसकी बात करते हैं तो इसके आयाम
तीन जगह से खुले। जैसा पहला उस डे की परिभाषा के हिसाब से खुला, दूसरा अच्छे और बुरे की परिभाषा के हिसाब से खुला, और तीसरा आयाम ये हो सकता है कि क्या ये सही है कि किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना पर इतना भार, इतना बोझ डाल दिया जाए कि वही उसके अच्छे या बुरे होने का सर्टिफिकेट बन जाए या प्रमाण पत्र बन जाए। तो उसके तीसरे है वो इस बात पे होना चाहिए बड़े बड़े निर्णय जो लिए गए, जिनसे पूरी मानव जाति का जो डायरेक्शन था, ह्यूमैनिटी का की पूरी जो यात्रा थी का है, वो एक दिन और वो निर्णय कर देना गलत करते हैं। जब विपक्ष का ये आधार आएगा कि क्या एक ही घटना पर कि एक ही घटना उस व्यक्ति के एक बहुत उस परिस्थिति में कैसा डिसीजन ले रहा है डिसाइड करेगा। उस एक घटना से वो व्यक्ति सही या गलत नहीं हो जाता। जैसे उदाहरण, हाल ही में एक वीडियो था जिसमें दो चोरी करके फोन लेके बाइक पे बैठे हुए लोग थे और उन्होंने एक इंसान का फोन उससे छीन लिया रॉबरी में। फिर तुरंत ही जब वो जिसका फोन छीना गया वो इंसान रोने लगा, तो उन्होंने उस फोन को उसे वापस लौटा दिया। और सडनली सोशल मीडिया में इस चीज का वो हो गया कि चोरों का दिल कितना अच्छा है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक एक्शन उस व्यक्ति की पूरी मोरालिटी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। उस एक व्यक्ति को उन चोरों का अपना फोन लौटाना इस चीज की गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे सकता कि वो अगले जरूरतमंद व्यक्ति से उसका सामान नहीं चुरा लेंगे। तो ये जो एथिकल कंस्ट्रक्शन है, किसी की मोरालिटी का खड़ा होना है, ये एक दिन की घटना नहीं है। इसीलिए सही और गलत का चुनना भी एक दिन में होने वाली नहीं होगी। तो अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये एक फ्रूटफुल डिबेट होगी। आपके क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम है। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और हम डिस्कस भी कर सकते हैं इस बारे में। तो अब मैं चाहूंगी कि आपको, आपके मन में अगर कोई सवाल है, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी गलती थी और मुझे और चीजों पे बात करनी चाहिए, तो मैं कर सकती हूँ। प्लीज आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। जिसको जिसको किसी प्रकार का प्रश्न हो अपना हैंड रेज करे, फिर हम एक एक करके प्रश्न देंगे। आर्या मिश्रा। प्रतिपक्ष है वो इसे ब्लैक एंड व्हाइट की आर्ग्यूमेंट ना ले जाकर ग्रे में ले जाने की कोशिश करे कि मतलब ये ग्रे इसमें एक तरफ अच्छा बुरा नहीं है, ये बीच की बात है, वो उसकी सिचुएशन पे जी। डिपेंड करता है। तो हाँ। अगर विपक्ष जो है वो ये अगर पॉइंट लेकर आता है, महाभारत का लेकर आ जाए या कुछ ऐसा कैरेक्टर लेके आ जाए जो इंटायरली ब्लैक ही है, उसमें कुछ ग्रे या अच्छाई जैसा है ही नहीं, वो दुर्योधन का कैरेक्टर लेकर आ जाए, उसमें आप एक दिन के फर्क से उसका अच्छा बुरा कैसे बताएंगे, शकुनी का कैरेक्टर लेके आ जाए या ऐसा कोई भी कैरेक्टर लेके आ जाए, तो फिर प्रतिपक्ष इसका कैसे उत्तर देके इसका काउंटर बना सकते हैं? देखिए, प्रतिपक्ष का पहला काम है कि कैरेक्टर बिल्डिंग एक प्रक्रिया है। अब जैसे शकुनी का अगर आप उदाहरण ले रहे हो, उदाहरण ले हो, तो दुर्योधन अपने के जो कृत्य हैं वो कंसिस्टेंटली ब्लैक ही हैं। तो यहाँ पे सही या गलत के निर्धारण से बड़ी बात चली गई, वो उस सतत प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें उसका कैरेक्टर बन ही रहा है। वो लॉन्ग टर्म रहा है कि वो उसके अपब्रिंगिंग, उसकी वैल्यूज और वो एक साइकिल होता है ना कि आपको, जैसे आपसे कोई गलती हुई, आपको रियलाइजेशन, फिर आप गिल्ट में गए, फिर आप रिपेंटेंस की खुशी, फिर आप फॉरगिवनेस पाओगे। तो किसी भी अगर एक इंसान, मान लीजिए ग्रे शेड भी की गलती हुई और उस ये साइकिल पूरी की,
अमाउंट इंटेंट की उस गलती से बाहर निकलने की हाँ, एक सेकेंड। हेलो, आर्या, एक बार आप बता दीजिए कहाँ पे थी। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ क्या? मुझे आप सुन सकते हैं? प्लीज जी एनीवन। आपकी जी आवाज आ दीदी, रही आपकी है। आवाज आ रही है। हाँ, तो मुझे एक बार ये बता दीजिए कि मैं कहाँ पे थी ताकि मैं वहां से कंटिन्यू कर सकूं। दीदी, दुर्योधन के वैल्यूज तक आपकी आवाज सही आ रही थी, उसके बाद लैग की थी। ठीक है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अब जैसे दुर्योधन, हाँ, मैं उस साइकिल की बात कर रही थी कि हम कैसे किसी इंसान को जज करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। तो कोई भी इंसान कोई भी कृत्य करने के बाद एक साइकिल में जाता है। मान लीजिए उससे कोई गलती हुई, तो उस गलती का वो रियलाइजेशन करेगा, वो सेल्फ अवेयरनेस की साइकिल में जाएगा, उसके साथ उसका गिल्ट जुड़ेगा। फिर वो कोशिश करेगा कि वो रिपेंटेंस में जाए, वो पश्चाताप करे, और उसके बाद वो फॉरगिवनेस सीक करेगा या फॉरगिव कर देगा। तो अच्छे या बुरे व्यक्ति की पहचान करना इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब अगर आपने कैरेक्टर ही शकुनी या दुर्योधन को चुना है और आप उसके हिसाब से प्रूव करना चाह रहे हो, तो वो एक दिन की घटना नहीं है। दुर्योधन एक दिन की घटना नहीं है। शकुनी और दुर्योधन अपने, जब से उन्हें उनकी समझ आई, उनके कैरेक्टर के डेवलपमेंट का रास्ता ही दूसरा था, जो कि वो यहाँ तक पहुंचा और वो इस तरीके से टर्न आउट हुए। तो मेरे ख्याल से कोई यहाँ पर टकराव की स्थिति तो कोई उत्पन्न ही नहीं हो रही। आपने, आपका कैरेक्टर प्रूवन है कि उसने जो यात्रा करी वो उसे टुवर्ड्स द ब्लैकर साइड ऑफ द पर्सनालिटी, या जो एथिकल और मॉरल चीजें हैं उसके थोड़ा डार्कर साइड में ही लेके जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर और कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। दीदी, जैसे आपने कहा कि उनका कैरेक्टर एक दिन में नहीं बिल्ड हुआ, तो इधर से तो ये चीज क्लियर है कि वो एक दिन के उससे नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर लेकर आया जाता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो जिसकी हमेशा क्लीन कैरेक्टर है, लेकिन उसने एक रेप जैसा क्राइम कमिट किया है, वो एक दिन का उसका भूल रहा है, और वो एक लाइफ टाइम किसी के लिए ट्रॉमा है, तो इसे हम एक दिन से उसे कैसे एक सही इंसान बना पाएंगे? वो तो अब एक दिन के अपने कृत्य से गलत इंसान बन चुका है। उसे अगर इसका पश्चाताप हो भी, तो वो सही इंसान तो नहीं बन सकता। मेरा ख्याल है कि जब हम जस्टिस में जाते हैं, जब हम टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरेंस जाते हैं, न्याय की प्रक्रिया में जब हम जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां जाने पे जाहिर सी बात है इन चीजों को एड्रेस करके ही इंसान को मतलब, या क्रिमिनलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी ये उसका किया हुआ सिर्फ एक कृत्य नहीं है। मतलब इट इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो विपक्ष का दारोमदार यही है कि वो सिर्फ एक रेप किया हुआ व्यक्ति नहीं है, या रेपिस्ट उस एक मोमेंट के लिए रेपिस्ट ही नहीं है। हो सकता है उसके पीछे उससे बहुत सारी ऐसी चीजें की हो, या उसकी सोच के स्तर पे बहुत सारी चीजें की हो। तो जब आप रेप से रिलेटेड क्राइम या इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे साइको एनालिसिस होता है चीजों का, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी चीजों का आकलन किया जाता है, और उसके हिसाब से फिर अब चूंकि लॉ लीगैलिटी इन्वॉल्व है, सिटीजन्स का मामला है, तो कानून व्यवस्था भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम जब कानून व्यवस्था कर रही है, तो ये पक्ष उसमें आता है। तो जब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की तरफ जाते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, नेचर ऑफ क्राइम को जब आप और पढ़ते हैं और उस हिसाब से जजमेंट इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिग्री ऑफ जो पनिशमेंट है वो डिसाइड होती है। तो इसीलिए तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये ग्रे पार्ट है। पर जब आप हीनियस क्राइम की बात करते हैं, जब आप रेप की बात करते हैं, रेप इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्राइम कमिटेड, इट इज अ क्राइम दैट shatters somebody's dignity, it is beyond that, ये उसके पार की बात है।
कि जिसको मेजर करना वो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बाद ही होता है कि ये कितना हीनियस हो सकता है किसी के लिए, और एक व्यक्ति के लिए कितने ट्रॉमा तक, कितने दूर तक का ट्रॉमा हो सकता है। तो ये एनालिसिस करने की व्यवस्थाएं अब न्याय प्रक्रिया में भी टू एन एक्सटेंट है। जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस होते हैं वहां पे भी अब साइकोलॉजिस्ट और ये इन सारी चीजों का असिस्टेंस होता है, तो उस हिसाब से नापा जाता है। अब इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट ढूंढने का काम ये लीगैलिटी का काम है, पर सोशल अगर वो वहां से बरी हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो शायद ठीक आदमी हो या हमारे पास साक्ष्य उतने मौजूद ना हो। और अगर उसके स्वभाव में ही है कि वो ऐसा है, ऐसा व्याभिचारी किस्म का इंसान है जो ये बार बार ये क्राइम करेगा, वो भी समाज में दिख जाएगा। समाज या सोसाइटी जो परसीव करती है वो सैंपल सर्वे पे ही करती है, जाहिर सी बात है। कभी कभी वो गलत साबित हो जाता है, कभी कभी वो सही साबित हो जाता है, ऐसी बात है। तो बहुत केयरफुली प्ले करने की जरूरत है। पर मेरा ख्याल है कि इतनी जब आप जैसे आपने एक्सट्रीम के एग्जाम्पल लिए, दुर्योधन का भी एग्जाम्पल एक्सट्रीम का है, रेप का भी एग्जाम्पल एक्सट्रीम का है, शकुनी का भी एग्जाम्पल एक्सट्रीमिटीज का है, तो वहां पे तो प्ले करने की उतनी मतलब टकराव की उतनी स्थितियां उत्पन्न ही नहीं हो रही हैं। वो काम फिर वो जजमेंट जब आप डीपर लेवल पे एनालिसिस, ये मेरे लिए भी मुश्किल है कि रेप, एक रेपिस्ट के मनोविज्ञान को मतलब मैं कैसे एक्सेप्ट, मैं अभी ऐसे वन लाइनर में मैं नहीं बता सकती until and unless I know the person, I know the nature of crime he has committed, और उस बच्चे या जिसके साथ भी ये हुआ है उसका क्या, उस पर किस चीज का क्या प्रभाव है। तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। अगर और कोई सवाल है तो प्लीज बताइए, और अगर आपको आपत्ति है तो आप पूछ सकती हैं। थैंक यू। नहीं, उत्तर प्राप्त, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, प्रियांशु पूछ सकते हैं आप। हेलो दी, मेरी क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही है प्रियांशु, आ रही है, सुन सकते हैं। हाँ जी दी, तो मेरा ये प्रश्न था, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी की भी अ, उसके नेचर का, कि वो गुड है या इविल है, उसमें उसकी सोशल अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और बाय हाँ टाइम हाँ। उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। तो अगर हम्म हमें ये प्रूव करना हो कि एक इवेंट से उसकी पूरी कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल हम्म एक आदमी हम्म एक करप्ट पॉलिटिशियन को ही ले लेते हैं, पूरे लाइफ टाइम तक वो हम्म करप्ट ही रहा है और सबको पता है उसके हम्म बारे में, उसने करप्शन हम्म करा है, लोग को लूटा है, एक्सेट्रा हम्म एक्सेट्रा। हम्म उसके बाद हम्म वो कोई ऐसे जनरस एक्ट कर देता है कि मान लीजिए वो हम्म चैरिटी कर देता है या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो हम्म उसको कोई एक्सेप्ट तो नहीं करेगा ना तब कि वो एक गुड में आ गया है, फिर गुड नेचर हो गया। पर जो भी आपने हम्म एग्जांपल जो बताए वाल्मीकि के, वो तो हम्म कोई हम्म माइथोलॉजी कह के भी उसको एकदम डिनाउंस कर देगा, रियल हम्म, लाइफ में हमें कोई ठीक ऐसा है। एग्जांपल दिखता नहीं, तो उसको कैसे प्रूव ठीक करेंगे? है। ये वैसे ही है जैसे अगर मैंने अभी जो थीफ वाला एग्जांपल दिया जिसने रॉबरी कमिट की, कि उसने फोन चुराया और उसके बाद फोन लुटाया और लौटा दिया, और उसके बाद दुनिया में हो गया कि ये अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या सही आदमी है, कितना सही अच्छे दिल का चोर है। तो हालांकि ये गारंटी नहीं है कि वो आगे, मतलब अगर आप ऐसा उदाहरण ढूंढ रहे हैं कि जो ये स्टैब्लिश कर दे कि ये करके ये आदमी अच्छा हो गया है, तो ऐसा आपको, वही बात है कि चूंकि अभी हम ये डिस्कशन के मोड में है, तो अभी आप उस कॉन्क्रीट बिलीफ पे जा नहीं पाएंगे कि हाँ ये आदमी ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से सही गलत हो सकता है। तो अगर पक्ष ऐसा उदाहरण लाएगा कि कोई एक व्यक्ति है और वो ओवरनाइट बदल गया, वो उसे लगा कि नहीं, और जैसा कि कहानियों में होता है, जैसा कि किरदार जब गढ़े जाते हैं कहानियों के, तो उनका मन का परिवर्तन एक ही दिन में होता है। तो वो ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा हिस्ट्री में भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि लोगों का मन का बदलाव हो गया, एकदम से उन्होंने ये करना छोड़ दिया। फॉर दैट मैटर अगर आप जब आप जैसे बहुत बड़े बड़े चीजें हुई, जैसे स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ, तो या फिर एंटी सती जो हमारे देश में हुई, ऐसे जो रेजोल्यूशंस आए, ऐसे जो बदलाव आए, रिफॉर्म्स जो हुए देश में, वो जाहिर सी बात है एक कॉलोनियल सेटअप में आते हैं। वो लोग जिनको ये लगता है कि ये हमारे इंडियंस के ऊपर उनका अधिकार है, उनका वो है, लेकिन वो अच्छा कर देते हैं, मतलब इट जस्ट टर्न्स द टेबल सडनली। और जब बाद में हिस्टोरियंस उनको जज करते हैं तो उनके हिसाब से, बहुत सारे लोग के हिसाब से, ये एक्ट ऑफ बेनोवलेंस, इट इज अ गुड डीड। बट वही बात है कि आपको ऐसा कॉन्क्रीट
अब आपने जिस पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल लेने की कोशिश की, मेरे ख्याल से वो जब तक उस रिपीटेड साइकिल में नहीं जाएगा, वो 3-4 अच्छे काम नहीं कर देगा, तब तक उसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, बात कर लेगी कि हाँ देखो, इतना सारा, इतनी चैरिटी कर दी, इतना घूस लेने के बाद इतनी चैरिटी कर दी इस IAS ऑफिसर ने या इस पॉलिटिशियन ने, तो जाहिर सी बात है शायद बदल रहा हो, देखो इतने लोग की फ्री में शादियां करा दी, तो वो ओवर शैडो हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग इस चीज को मान्यता नहीं देंगे कि वो अच्छा ही आदमी बन गया ओवरनाइट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक माइथोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स जो हैं, ये उन्हीं पे फिट बैठने वाली घटनाओं में से ही एक ऐसी बात है कि एक घटना से किसी का जीवन बदल गया। एक घटना से, अब जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी का एक दिन जो था, जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनका हृदय परिवर्तन, उनके लिए ये डिग्निटी की लड़ाई कैसे हो गई अपार्थाइड के अगेंस्ट या कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट, वो एक दिन तो जजमेंटल था ना उनके जीवन का। तो वो एक दिन, वो एक घटना जब उनको सेम डब्बे में नहीं बैठने दिया गया, या नेल्सन मंडेला ने जाहिर सी बात है अपनी फाइट जो लड़ी अपार्थाइड के अगेंस्ट, उसमें भी रहा होगा, या ये एलिमेंट ढूंढने वाले ही थोड़ी इंटेलिजेंस की बात है, जैसे गांधी हुए या भगत सिंह फॉर दैट मैटर। भगत सिंह को का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, उन्होंने लाहौर असेंबली पे हमला बोला, या काकोरी में जो एक ऐसी, मतलब वो एक एक दिन निर्णायक था उनको उनको डिफाइन करने के लिए। भगत सिंह के राइज के लिए उनका SSRA में इतना बड़ा डिसीजन ले लेना बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था इस देश के लिए। या गांधी का 1942 में डू और डाई की कॉल एक निर्णायक मोड़ था, जिससे उनका भी उनकी भी डेफिनेशन चेंज हुई। या भगत सिंह एज ए रेवोल्यूशनरी पूरी दुनिया में तो सारा खेल अच्छे या बुरे होने का चूंकि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है, तो वो वैसे ही रहेगा। मतलब फॉर दैट मैटर मुझे सबसे एप्ट एग्जाम्पल गांधी का ही लगा कि उनको एक दिन में उन्होंने जो झेला, उससे उनका मन बदल गया। तो मेरे ख्याल से यही सबसे एप्ट एग्जाम्पल मुझे जो मिल रहा है अभी हाल फिलहाल में, वो यही है। और उसके अलावा मैं और एग्जाम्पल्स के बारे में सोचती हूँ जो पक्ष के लिए काम करेगा। अगर आप लोगों में से किसी के मन में कोई एग्जाम्पल हो तो प्लीज बताएं, हेल्प होगी। प्रियांशु अगर कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ लो, और ताकि फिर मैं साम्या से बात करूं। जी, और तो एक सवाल नहीं था, बस मैं जो समझ पाया, आई थिंक हम इसको फिर ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा बुरा सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, अच्छा या बुरा उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर उसके मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक जो फॉलो करता आ रहा है, जो मॉरल सिस्टम फॉलो करता आ रहा है, ऐसी कोई घटना हो और उसके वैल्यू सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाए, जो भी आप एग्जांपल दे रहे हैं, वही करेक्ट उतना करेक्ट। है, उतना मतलब उतना काफी है, और वही उसका नेचर एट द एंड चेंज कर देगा सोसाइटी। तो एक्सेप्टेंस वही आप सही कह हाँ, वो रिलेटिव ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ठीक है। हाँ, साम्या बाद पूछो में ही देगी, क्वेश्चन। और बहुत बार देती नहीं। ठीक। हाँ। हाँ, तो करेक्ट जी, करेक्ट। ठीक है, ओके। दीदी क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, ऑडिबल हो साम्या। हाँ जी। दीदी, मेरा जहाँ तक मैं इस सवाल को समझ पाई, मेरे को लगता है कि एक डिबेट एक हद तक आकर एक डेफिनेशन पे रुक जाएगी, जहाँ पर निर्णायक मोड़ लेगी कि जहाँ पर अच्छा या बुरा व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है। जहाँ पे विपक्ष में शायद मैं ये कहना चाहूँ कि एक अच्छा या बुरा व्यक्ति वो है जो अच्छे या बुरे कर्म करता है, जो कि भी रेफरेंस में लिया जा सकता है कि अच्छा या बुरा कर्म किसके रेफरेंस में। पर उसी जगह पर जब मैं विपक्ष में देखूंगी, जहाँ पे मैं ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि परिवर्तन जो है वो एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में भी जब मेरे को ये बताना पड़े कि अच्छा या बुरा व्यक्ति अगर अपने कर्मों से नापा जा रहा है, तो वो प्रक्रिया कितनी लंबी हो, कितने उसके कर्म देखे जाएं, कब तक के कर्म देखे जाएं, तो उसमें आपके हिसाब से एक एप्ट डेफिनेशन क्या होगी इस डिबेट को मतलब अच्छे से एक बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से डिबेट करने की? अच्छा, तो एक्सटेंट क्या होगा? मतलब आप मेरे से पूछ रही हैं कि अच्छे या बुरे व्यक्ति को डिफाइन करने का एक्सटेंट क्या होना चाहिए, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, करेक्ट? हाँ जी दीदी। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि बहुत, हाँ, पहली चीज चूंकि ये थोड़ी सी एथिक्स के साइड पे झुकी हुई डिबेट है, तो एथिक्स जब डिफाइन करता है कि अच्छा या बुरा क्या है, व्हाट इज अ गुड डीड, व्हाट इज अ बैड डीड, तो सबसे इजी डेफिनेशन यही होती है कि हम वो व्यवहार जो हमें लगता है हमारे लिए सही है, अगर वैसा ही व्यवहार, जैसी अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं कि वो हमारे साथ व्यवहार करें, अगर वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कर पा रहे हैं, तो वो एथिकल व्यवहार माना जाता है। या
एनीथिंग दैट इंश्योर्स द कॉमन गुड। तो बहुत सारे लोगों का मेरे कृत्य से अगर भला हो रहा है तो वो एथिकल या सही चीज मानी जाएगी। तो फॉर दैट मैटर इसीलिए जो एथिक्स में सही और गलत की डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाई है, और वो खुद भी रिलेटिव ही रह गई। मतलब आप कॉन्क्रीट डेफिनेशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको कहीं पे जाके बीच पे रुकना ही पड़ेगा। अब जैसे आपको अलग अलग फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, जैसे पहला इम्पैक्ट का फैक्टर लेना पड़ेगा कि उसका असर जिन लोगों पे हो रहा है वो लोग कंटेंट है, या वो लोग, जैसे हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वो लार्जर गुड में क्या उसने बहुत ज्यादा लोगों को बेहतर हेल्प की है, बेहतर बनने में उनके जीवन को हेल्प की है, या बहुत ज्यादा लोगों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। या फिर जैसे हम रेलवेज के आविष्कार की बात करेंगे तो हम हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करके ही इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा फॉर दैट मैटर। अब अगर हम इस डिबेट के परिप्रेक्ष्य में बात करने की कोशिश करें तो आपकी डेफिनेशन को एक लाइन में ये कह के कहा जा सकता है कि वैसा कृत्य कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा इस लिहाज से माना जाए। कोई व्यक्ति अपने में अच्छा या बुरा नहीं हो सकता ना, हर व्यक्ति ग्रे ही है। हर व्यक्ति अपने लिए अपने साथ कुछ करेगा तो वो सही निर्णय होगा या गलत निर्णय होगा, या अपने ही साथ कोशिश करेगा कि जिसको हम कहते हैं कि बैलेंस करने की कोशिश करेगा, कुछ गलत निर्णय होंगे कुछ सही निर्णय होंगे, ऐसा चलेगा और उसका इम्पैक्ट वो खुद झेलेगा। लेकिन जब उसके इम्पैक्ट एक्सटेंड हो जाते हैं, बियॉन्ड द लाइन चले जाते हैं और उस स्तर पे जाके रुक जाते हैं कि उससे दूसरों की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, वहां से जजमेंट हो सकता है मेरे ख्याल से। और अगर मान लीजिए हिटलर ने जो किया उससे नाजी या ये जो जो मतलब आर्य आर्य वाले या नाजीज थे उनकी लाइफ में जाहिर सी बात है बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, बहुत पैसा आ गया, जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और बहुत सारी अच्छी चीजें हो गई। लेकिन दूसरे तरफ पे क्या हुआ, दूसरे तरफ पे एक बड़ा हिस्सा ऐसा समाज का तैयार हुआ जिसका कोई पहचान पत्र ही नहीं है, जिसका कोई असर तक नहीं पता चला, जिनकी हड्डियां तक नहीं मिली लोगों को। तो अच्छे या अंततः हिटलर को अगर आप एज अ उस तरीके के इंसान के तरह से देखें जिसने जर्मनी को पहले वर्ल्ड वॉर के बाद वापस रिसरेक्ट किया, तो वो बहुत महान शासक के तौर पे नजर आएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उसके किए गए का बाकी लोगों के जीवन पे असर कितना विभत्स था, किस लेवल पे था, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट जजमेंट है कि आप सवाल ये पूछे कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया कोई निर्णय उसका प्रभाव कितनी दूर तक है और वो प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है। मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो एप्ट यही होगी, क्योंकि ये डिबेट सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में है तो उसके इम्पैक्ट के लेवल पे आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई सवाल है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, सिंस आई एम ऑल्सो ओपनिंग दिस डिबेट। मैं भी खोल ही रही हूँ डिबेट आप लोग से बात करके या अपने लेवल पे, मतलब मैं इसके लिए कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ। ये मेरा ख्याल है कि मैं मेरे दिमाग में, चूंकि ये नेचर ऑफ डिबेट ऐसा है कि इसमें पहले से प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। हम जैसे जैसे बातचीत करेंगे हो सकता है और सिरे खुले। तो अगर आपको लगता है कि ये डेफिनेशन के अलावा भी कोई डेफिनेशन हो सकती है तो प्लीज आप बता सकते हैं। नहीं दीदी, मुझे आपकी डेफिनेशंस तो समझ में आई, पर मुझे फिर यही लगता है कि डिबेट एंड में जाके कंपैरेटिव हो जाएगी कि ज्यादा बुरा या ज्यादा अच्छा कैसे किया। हाँ करेक्ट करेक्ट, ये बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस पे चलने वाली ये डिबेट है जिसके इंटरसेक्शन के पॉइंट्स कम है, और ये सारी डिबेट इंटरप्रिटेशंस की ही है। कौन बेहतर तरीके से ये सही और गलत को परिभाषित कर ले गया, कौन बेहतर तरीके से सही और गलत निर्णय को उसे दिन के परिप्रेक्ष्य में रख गया अच्छे से, ये इंटरसेक्टिंग डिबेट नहीं, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है इसका ऐसा होना। हाँ जी। क्योंकि डेफिनेट, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, और कोई सवाल ताकि हम आगे बढ़े सेकंड डिबेट पे। हाँ मैम यह डिबेट बहुत अच्छा है, वाद विवाद करते हुए। ओके, थैंक यू। और कोई है जो सवाल पूछना चाहता है, या फिर मैं आगे बढ़ूं? हम अविनाश आप एक बार बता दो।
अगर किसी के पास किसी प्रकार का अगर सवाल शेष है तो पूछ ले, या किसी प्रकार का डाउट अदर देन टॉपिक। मैं पूछना चाहूंगी सेकंड। कि अगर सोसाइटी के वजह से ही कोई इंसान बुरा बन जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे? सोसाइटी की वजह से ही वो पहले इंसान हाँ अच्छा था, सोसाइटी की वजह से ही वो इंसान बुरा बन जाए और फिर सोसाइटी उसको क्रिटिसाइज करे। हाँ, तो आप ये किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो कोई भी इंसान है उससे सबसे ज्यादा या तो वो व्यक्ति इतना अवेयर हो जाए, उसकी अपनी जर्नी इस तरीके से हो, टुवर्ड्स हिमसेल्फ हो, उसकी कोई यात्रा हो जिसमें वो खुद से सवाल करे, खुद पर आ रहे सवालों या जो भी आरोप हैं समाज के या समाज के हिसाब से चलने का जो दबाव है, या तो वो उस दबाव से मुक्त होकर जीवन जिए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बहुत लोग अपनी ये फिलोसॉफिकल जर्नी शुरू ही नहीं कर पाते, उनका पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन कुछ लोग जो इस दबाव से मुक्त हो जाते हैं वो जाहिर सी बात है बच जाएंगे समाज के किसी भी आरोप से प्रत्यारोप से। और अगर समाज उनके साथ गलत भी करेगा तो वो खुद के अवेयरनेस से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, खुद को उससे विलग करके देख पाएंगे कि तो समाज के द्वारा दी गई पहचान मेरी पहचान नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते और वो लेबल कर दिए जाते हैं। मतलब हमारे सामने सैकड़ों उदाहरण है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये साइकिल है और ये विशेष साइकिल है जिसमें समाज ही हमें बहुत हद तक, जैसे अगर कोई बोले कि कोई चोरी क्यों करता है तो बहुत हद तक उसके अपने कैरेक्टर के फ्लॉज से ज्यादा जिम्मेदार ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का, जो इंडिया में फूड का वेस्टेज है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। हम पूरी दुनिया में 4th 5th नंबर पे है शायद, ऐसा है। कितने मिलियन टन खाना बर्बाद हो जाता है। हमारे यहाँ हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन है, लेकिन हमारे यहाँ स्टोरेज की अव्यवस्था के कारण इतनी खराब हालत है कि कितने फूड ग्रेन वेस्ट हो जाता है। और हमारे ही देश में गरीबों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब हम शायद पहले दूसरे नंबर पे आते हो, बेरोजगारी भी चरम पर है। तो ये समाज की उपजाई हुई प्रॉब्लम्स हैं कि किसी के पास अति है और किसी के पास नहीं है। तो इन प्रॉब्लम से, लेकिन वही है कि मोरालिटी आपके नॉर्मल दिनों में नहीं जज की जाने वाली चीज है। जब सब अच्छा है, आपका पेट भरा है, आपके सर पे छत है, तो आपके एथिक्स और मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स पर सवाल नहीं उठेंगे। सवाल तब उठेंगे जब आपके सामने परिस्थितियां विपरीत हों और परिस्थितियां ऐसी हों जब आपके सामने सवाल खड़ा हो कि आप सही करना चुने जो कि मुश्किल है और कि गलत करना चुने जो कि आसान है। तब आप क्या चुनाव करते हैं और वहां से चीजें डिसाइड होती हैं। वहां से एथिक्स, मोरालिटी, और मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो भी संतुलन है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए गए ऐसे निर्णयों के कारण है जिनकी वजह से थोड़ा बहुत चीजें संतुलन में आ जाती हैं, बुराई और अच्छाई के तौर पे, जो कि नॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। और कोई सवाल? किसी प्रकार का सवाल विशेष है? नहीं है तो हम फिर इस सेशन को एंड करते हैं जी। एक एक विषय और है अविनाश, चूंकि टाइम अगर ज्यादा हो रहा है तो वी कैन कंटिन्यू, अगर आपके पास जब भी टाइम हो दोबारा, या जी हम जी आज कर कंटिन्यू सकते करिए हैं आप। जी जी कंटिन्यू ठीक है, करिए आप। अगर ठीक है तो मैं इसको जल्दी रैप अप करने की कोशिश करूंगी। एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो विषय है ये इस बारे में है कि नई स्त्री भाषा के बारे में है, और जो पितृसत्तात्मक नियंत्रण से मुक्त होगी और पुरुष केंद्रित सिंबॉलिक भाषा के समानांतर गढ़ी जाएगी। नारीवादियों का यह सदन नई स्त्री भाषा का समर्थन करेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो पितृसत्ता एक आइडिया है, ये शुरू कहाँ से होता है। और अगर आप इसकी बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक बार क्लियर हो गए तो आप इसको लगभग हर डिबेट में अप्लाई कर पाएंगे और डिबेट को खोल पाएंगे। तो चूंकि ये डिबेट लैंग्वेज के इर्द गिर्द है कि भाषा के स्तर पर जब हम भाषा के प्रयोग से किस तरीके से एक पावर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ये उस बारे में बात कर रहा है कि कैसे भाषा एक सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ अथॉरिटी को जन्म देती है कहीं भी। तो अगर आप जैसे बात करेंगे कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण से मुक्त हो, ये एक ऐसी भाषा, नई स्त्री भाषा की एक ऐसी परिकल्पना है
जो कि पेट्रियार्कल कंट्रोल से मुक्त होगी, जिस पर कोई पितृसत्तात्मक नियंत्रण नहीं होगा, या जो जो प्रक्रिया रही है इस भाषा के बनने की, जिसमें पितृसत्ता का हमें प्रयोग दिखता है, उसका उसका उसकी छाया दिखती है, उसका बहुत ज्यादा असर दिखता है, उससे मुक्त होगी। और और इसमें सिमियोटिक और सिंबॉलिक भाषा की भी बात की, साइन लैंग्वेजेस या बहुत सारे ऐसे, साइन लैंग्वेज का मतलब साइन लैंग्वेज से ही नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिफाइड चीजें हैं, एड्स हैं, फिल्म्स हैं, समाज में लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, बहुत सारे और फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है भाषाई तौर पर, जिनके कारण, जिनसे ये पितृसत्ता जो है वो रीइंफोर्स होती है। तो नारीवादियों का यह सदन ये मानता है कि एक नई स्त्री भाषा का समर्थन करे। अब वाद विवाद किस बारे में होना है? वाद विवाद इस बारे में नहीं होना है कि ये पितृसत्तात्मक भाषा से क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। हमको इस बारे में बात करनी है कि ये नई भाषा का लाना करेक्ट है या नहीं। इस नई भाषा के आने से जो हमारी दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं समाज में, वो सॉल्व हो जाएंगी या नहीं होंगी। अब पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, और ये प्रॉब्लम्स चूंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की उतनी जरूरत नहीं होगी अपने वाद विवाद, अपने 4 मिनट की स्पीच में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज हुआ, ठीक है, साइंस हुए, सिंबोलिज्म हुए, लिटरेचर हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सुपर स्ट्रक्चर है, ये सब वो चीज, रिलीजन हुआ, रिलीजन से डिराइव जो कहानियां हैं वो सब हुई, वो सब क्या है? वो जब समाज की संरचना बन रही थी तो उससे, उसमें जो ऊपरी ढांचा जो तैयार हुआ, ये उसके प्रतिबिंब है। और जाहिर सी बात है, जो आपका बेस होगा उसी पर ऐसा एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। वो बेस चूंकि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पुरुषों ने बनाया, जब जेंडर डिवीजन ऑफ सोसाइटी हुई, जब ये निर्धारित हो गया कि पुरुष बाहर काम करेंगे, औरतें घर का काम संभालेंगी, तो एक्सपोजर जितना होगा, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार, बहुत लंबी यात्रा रही है जिसमें महिलाओं को घर से निकलना मुमकिन हो पाया है। तो उस यात्रा में भाषा का सिंबोलिज्म कितना मैटर किया है, या फॉर दैट मैटर रिलीजन में जो कहानियां गढ़ी गई कि हमारे हिंदू धर्म में भी, हर धर्म में फॉर दैट मैटर, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो कि बार बार इस पावर स्ट्रक्चर को और पुष्ट करती हैं, स्त्री के लिए एक ऐसी ढांचे, एक ऐसी व्यवस्था का को और पुख्ता करती हैं जहां पे उनकी आवाज कम आए, ना आए तो नहीं पर कम आए, दबी हुई आए, सहमी हुई आए। तो उस चीज को, उस डायनामिक को समझ, सिंथेसिस को समझना जरूरी है कि किसी भाषा का उद्भव कैसे हो रहा है, उस कौन सी ऐसी फोर्सेस लगी होंगी जिनकी वजह से एक भाषा अपने अपने एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। तो अब कोई भी भाषा आई तो उसने क्या क्या चीजें, अब जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जो बड़ा है, जो हिंदी भाषा के बारे में हम बात करते हैं, जो बड़ा है, जो विशाल काय है, वो पुल्लिंग हो जाता है बहुत हद तक। समुद्र है, वो पुल्लिंग हो जाता है। नदियां जो उसमें आके मिलती हैं वो स्त्रीलिंग रहती हैं, ठीक है। ये भी हालांकि विवादास्पद है कि ये जानबूझकर किया गया, या किसी ने सोचा होगा कि समुद्र को पुल्लिंग कर दो ताकि स्त्रियां उसमें आके समा जाए। ऐसा इंटेंशनल भी है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ मतलब रख सकती हूँ खुद को कि हाँ, हो सकता है कि एक पक्ष ऐसा हो जिसमें जो ये माने कि ऐसा बस हो गया। लेकिन फिर भी हमारे जहन में समुद्र का जो एक इमेजरी क्रिएट होता है, उसमें समुद्र एक्सट्रीमली विशालकाय है, बहुत विशालकाय है, और नदियां उसमें आके मिलती हैं या धाराएं उसमें आके मिलती हैं। धाराएं भी फॉर दैट मैटर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो जाती हैं। या पेड़ पेड़ विशालकाय पेड़ की टहनियों की बात कर लीजिए, कमजोर सी लता की बात कर लीजिए जो किसी मजबूत तने पे चढ़ रही होती है। तो इन सारी चीजों पर जब हम बात करते हैं, वॉर और बैटल की बात कर लीजिए कि बड़े युद्ध जो है वो पुल्लिंग है, और जो लड़ाइयां हैं वो स्त्रीलिंग है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से भाषा पर किसी सत्ता का प्रभाव, किसी पावर स्ट्रक्चर का प्रभाव बनता है, ठीक है। अब जैसे हम बाकी सिंबॉलिक लैंग्वेजेस की बात करें, या फिल्मों की बात करें, या लोक की बात करें, जहां पर भाषा इस तरीके से पुख्ता होती है कि वो पितृसत्ता को बार बार पुष्ट करती है। जैसे कि आपने जंजीर मूवी का डायलॉग है ना कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ठीक है। और जब माँ की बात होती है तो क्या होता है कि माँ के हाथ के कंगन, माँ की साड़ी। सो यू रियलाइज कि ये पूरा जो भाषा के स्तर पे भी जो चीजें गढ़ने की कोशिश की गई हैं, वो ज्यादा बाप का घर होगा। मतलब इट्स लाइक द प्रॉपर्टी ओनरशिप गोज टू द मैन।
अगर किसी किसी का अधिकार है किसी जगह पे तो पुरुष का पहले होगा। माँ का घर नहीं होता, माँ का आंगन, माँ का आंगन है लेकिन बाप का घर है। सो ये जो एक खिंचाव है, ये जो एक डायगोनल सी एक रेखा है जिसने गैप बढ़ा दिया है, दो चीजों के बीच संतुलन नहीं बनने दिया, तो हम ये डिबेट उस बारे में, तो आपको इस चीज पे बात करनी है कि अब समस्या तो यही है, अब समस्या का सॉल्यूशन क्या है? क्या समस्या का सॉल्यूशन ये है कि हम एक नई हिंदी भाषा ले आए या नई स्त्री की भाषा ले आए? वो भाषा कैसी होगी? क्या वो भाषा जैसी अब पुरानी पुरुष की भाषा के समकक्ष खड़ी होगी नई स्त्री की भाषा, या फिर जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगी? या क्या ये करेक्ट आइडिया है कि हमने स्त्री और पुरुष में ही सिर्फ दो जेंडर्स में सारी चीजों को बांटने की कोशिश की है, बाइनरीज में देखने की कोशिश की है? क्योंकि या अगर आप अब्यूजेस की बात कर लें फॉर दैट मैटर कि थर्ड जेंडर का अब्यूज इंक्लूडेड है क्या? मतलब माँ की गाली, बहन की गाली के अलावा थर्ड जेंडर से भी इनहेरिटेड बहुत सारी से इंस्पायर्ड बहुत सारी गालियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे लोक समाज में लोगों में लोग देते हैं ऐसी गालियां। तो वो रिकॉग्निशन से आजाद क्या अगर एक नई स्त्री भाषा आती है तो क्या वो नई स्त्री भाषा सिर्फ स्त्रियों के दुख को केटर करेगी, स्त्रियों के दमन को केटर करेगी, या फिर वो बाकी थर्ड जेंडर, क्वेयर, एलजीबीटीक्यू जो समाज है, या फिर कास्ट रिलेटेड जो अट्रॉसिटीज है भाषा के साथ, कास्ट भी तो आती है, मतलब लेयर्स हो गई ना भारतीय समाज में कि एक स्त्री है जो अपर कास्ट है उसकी अलग दिक्कतें, एक स्त्री है जो लोअर कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उसकी अलग समस्याएं, एक स्त्री जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में है, हाशिए पर खड़ी हुई है, आदिवासी महिला है, एक है जो माइनॉरिटी से समुदायों से आती महिलाएं हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को केटर करने का क्या मतलब ये मॉडल बेस्ड डिबेट हो जाएगी मेरे ख्याल से, जिसमें आपको इन सारी चीजों का आप कैसे समावेशीकरण करोगे उसके बारे में आपको काफी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। नई भाषा के साथ को आप करिकुलम में डालोगे, किस उसके ग्रामर क्या होगी, उससे कौन सी चीजें आएंगी, और क्या वो करेक्ट सिचुएशन है, क्या वो करेक्ट तरीका है कि अगर कोई ऑपरेशन का एक मॉडल एग्जिस्टिंग है हम उसके बराबर एक और मॉडल खड़ा करें उसको काउंटर करने के लिए, या फिर एक ऐसे मॉडल उस स्ट्रक्चर को ओवरऑल डिमोलिश करने की कोशिश करें अपनी आदतों में, अपनी सोच में, या जहां से भी परिवर्तन की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं हम वहां पर काम करें। For that matter, a batsman is a batsman. It Nishi never, मतलब स्मृति मंदाना हो या रोहित शर्मा हो, they are both mentioned as batsmen on the television. अगर वो बैट्स पर्सन हो जाए या कुछ और हो जाए तो शायद लोगों का ध्यान आकर्षित हो। एक्टर और एक्ट्रेस, वो एक्टर वो अगर आप उसको सिर्फ एक्टर कर दें या उसके लिए कोई और शब्द ले आए, प्लस अगर आप ये सब करते हैं तो क्या जो अगर आप जेंडर न्यूट्रल की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते हैं एक समाधान के तौर पे, तो क्या जिन आइडेंटिटीज को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अगर आप स्त्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो गायब नहीं हो जाएंगी एग्जिस्टिंग जो चीजें चल रही, जैसे अगर आपने बैट्स पर्सन कर दिया तो कहीं दिमाग में पर्सन से सिर्फ पुरुष की तो आकृति मन में नहीं आ रही है, वो एक आपके प्रेजुडिसेस हैं जो प्री एग्जिस्टिंग है। तो ये डिबेट को भी लेयर्स में खोलने की जरूरत है। और डिबेट का जो पूरा विषय है वो इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने को लेकर है कि वो नई भाषा का स्वरूप क्या होगा, वो नई भाषा किस चीज को काउंटर करेगी और किस चीज को केटर करेगी, ऐसे कौन से थॉट्स हैं जिनके साथ वो कोलैबोरेट करेगी और जिनको वो डिमोलिश करेगी। तो आपको इन पक्षों पर बहुत क्लैरिटी के, चूंकि समय कम है मेरे ख्याल से मैंने समय बहुत ले लिया आप लोग का, इन पक्षों पर क्लैरिटी के साथ जब आप डिबेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक मॉडल एक ढांचा देंगे इसको, तब आप विपक्ष के उन सवालों को काउंटर कर सकते हैं कि ये नई भाषा जो है, नई स्त्री भाषा है, वो किस हद तक समावेशीकरण कर पाएगी बाकी आइडेंटिटीज का जो है। तो विपक्ष का काम है कि उस नई भाषा के समावेशीकरण और उसके स्वरूप पर सवाल उठाए और पूछे कि इस नई भाषा का क्या स्वरूप होगा, या उद्देश्य जो है कि आपको किसी स्ट्रक्चर से दिक्कत है, आपको पेट्रियार्की से दिक्कत है, आपने मेट्रियार्की खड़ी कर दी, आपको पेट्रियार्की से दिक्कत है तो आपको पेट्रियार्की अबॉलिश करनी है, बजाय इसकी कि आपको एक ऐसी भाषा खड़ी कर देनी है जो बाकी आइडेंटिटीज को शायद कुचल दे। तो आपको इन सवालों पर बात करनी है।
तो चूंकि टाइम कम है तो मैंने बहुत जल्दी रैप अप करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके सवाल है तो हम नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में ले सकते हैं और फिर ये सेशन रैप अप करते हैं। Any doubts? किसी के पास किसी विषय को लेकर कोई भी संशय होता है, हैंड रेज करे। किसी के पास अगर कोई संशय नहीं है तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। चित्रांशी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए, विषय की गहराइयों को इतने अच्छे से समझाने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबके लिए इतना कुछ सिखाने के लिए कि आपने विषय के दोनों पहलुओं तथा दोनों विषयों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सबके सामने रखा और कैसे हम एक अच्छा डिबेट कर सकते हैं, कैसे हम नई चीजों को सीख सकते हैं। इसमें आपके योगदान के लिए समिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद दिक्तम का, अविनाश तुम्हारा और सभी लोगों का जी, मुझे धैर्य के साथ सुनने के लिए। समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस सेशन के अंतिम कड़ी की तरफ बढ़ते हुए सभी अपना कैमरा खोल दे कि हम एक स्क्रीनशॉट ले पाए। दी आप एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करिए, आपका फेस नहीं आ रहा। थैंक्स अलॉट दी, और जितने लोग जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी ही कार्यशालाओं का आयोजन और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।